हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री ऑल यूनिट के वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये क्वेश्चन पेपर में रखे हुए होते हैं, मानो या ना मानो। पेपर का नाम याद कर लो, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। चलिए अब देख लेते हैं वो कौन कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो इस साल पेपर में आएंगे। चलिए यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट और क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है सभी शर्करा में सबसे मीठी शर्करा है। भाई बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिख रहा है ना ये वाला क्वेश्चन। भाई सभी शर्करा में, ठीक है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, जल्दी बताओ फास्टली। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, वो होती है फ्रक्टोज। एक याद कर लो ठीक से, क्या नाम है इसका, फ्रक्टोज। ठीक है, तो सभी शर्करा में सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज है। अरे भाई ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ। आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है कि सर इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा। तो फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप मुख्य होता है और ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप मुख्य होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, क्रियात्मक समय ये भी होते हैं। ये ध्यान देना, तो हमारा बी नंबर क्या है, राइट है। क्रियात्मक समय ये भी होते हैं, दोनों के दोनों बेटे याद कर लो ठीक से। ओके सर ये क्वेश्चन तो हमें पहले से याद है, तो घबराओ मत। जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं आपसे वो क्वेश्चन देख लो, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन का छोड़ लो मत, ठीक है, क्योंकि ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल पेपर में आने वाले हैं पक्का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं मैं। निम्न में से कौन डाइसैकेराइड है। यार निम्न में से कौन डाइसैकेराइड है, सर बड़ा अजीब क्वेश्चन है। डाइसैकेराइड में तो मोनोसैकेराइड के 2 अणु होते हैं। ग्लूकोज सर ये तो मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज ये भी मोनोसैकेराइड है, जाइलोज मोनोसैकेराइड। अच्छा सुक्रोज क्या होगा, सुक्रोज जो है भाई यही डाइसैकेराइड होता है, ये छिपा बड़ा है। ठीक है, सुक्रोज पर टिक लगाओ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। निम्न में से कौन सा यौगिक परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित नहीं करता है, यानी कि म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता। तो बेटा यहाँ पे डायरेक्टली देखो, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। तो जो ये म्यूटा रोटेशन होता है, एक कंपाउंड सुक्रोज ऐसा है जो ये म्यूटा रोटेशन नहीं दर्शाता। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा यौगिक परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित नहीं करेगा, भैया सुक्रोज नहीं करेगा। सर ऐसे क्वेश्चन तो बड़े सिंपल होते हैं। अच्छा सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है, जल्दी बताओ सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है। सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है भाई, मुझे नहीं पता, आप खुद से बताओ। सर ये कहलाता है, देखो एस्टरीकरण कभी नहीं कहला सकता। साबुनीकरण, अरे यार साबुन थोड़ी ना बना रहे हैं हम, एस्टरीकरण में एस्टर थोड़ी ना बना रहे हैं हम। जल योजना, अरे यार ये क्या चीज़ है, ये प्रतिपन, देख रहे हो ना प्रतिपन ये होता है। तो सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है प्रतिपन। ठीक है, ध्यान देना ये पेपर में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी मोस्ट करो क्योंकि ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट कर लो भाई इसको। सही है सर, कर लेंगे, अब आगे बढ़ाओ। अच्छा क्वेश्चन 6, प्रतीप शर्करा है। अरे यार प्रतीप शर्करा है चीनी का गैर ध्रुवीय रूप। बी नंबर है इसका ग्लूकोज और फ्रक्टोज का समान आणविक मिश्रण। सी नंबर है ग्लूकोज और सुक्रोज का मिश्रण। देखो मैंने रेड कलर में पहले से इसका आंसर चुन रखा है, घबराने की बात नहीं है। इसका बी नंबर क्या है, राइट ऑप्शन है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का समान आणविक मिश्रण। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 है ग्लूकोज के ताज़ा बने विलयन के ध्रुवण घूर्णन में परिवर्तन को कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये म्यूटा रोटेशन की परिभाषा है। ग्लूकोज के ताज़ा बने विलयन के ध्रुवण घूर्णन में परिवर्तन को कहते हैं। भाई क्वेश्चन तो बड़ा दमदार है, क्वेश्चन मुझे बड़ा प्यारा लगा। क्या इसका आंसर भी इतना प्यारा होगा, हाँ सर आंसर बहुत प्यारा है इसका। बी नंबर है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। ठीक है, क्या नंबर है इसका, बी नंबर है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। कितना शानदार ऑप्शन है इसका। चलिए अब आगे देखते हैं। ओके सर, ओके 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 आगे बढ़ाते हैं। अच्छा चीनी जल अपघटन पर देता है, चीनी जल अपघटन पर देता है। जब भी चीनी मतलब सुक्रोज का जल अपघटन होता है तो एक अणु ग्लूकोज का बनता है और एक अणु बनता है फ्रक्टोज का। ये आपको पता है कि सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक एक अणुओं से मिलकर बना होता है। इसका मतलब है यहाँ क्या मिलेगा आपको, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज मिलेगा। ठीक है इजी। अब बताओ यार इतने इजी क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहे तो फिर क्या होगा। अच्छा स्टार्च बहुलक है,
क्या बहुलक है? फ्रक्टोज का, स्टार्च फ्रक्टोज का बहुलक है, ग्लूकोज का बहुलक है, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना, एक बात तुम्हें बता दूं मैं, जब भी आप स्टार्च का, ठीक है, जब भी आज आप स्टार्च का जल अपघटन करवाते हो तो ध्यान देना ग्लूकोज के एन अणु बनते हैं, इसका मतलब है ग्लूकोज का बहुलक होता है, ठीक है। तो बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। जब थ्योरी पढ़ोगे तो सब पता चल जाएगा आपको, बिना थ्योरी के कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन टोलन अभिकर्मक का अपचयन करता है? निम्न में से कौन टोलन अभिकर्मक का अपचयन करता है? जितनी भी शर्कराएँ होती हैं वो सब के सब क्या करती हैं? टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देती हैं। अब एक चीज़ को छोड़ के, सुक्रोज को छोड़ के, गन्ने के रस को छोड़ के, गन्ने के रस में क्या होता है? सुक्रोज होता है, और सुक्रोज एक अनपचायित शर्करा होती है जो टोलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करती है। इसका मतलब है राइट ऑप्शन हमारा क्या, इसमें ग्लूकोज कर देता है, ठीक है, ये ध्यान देना, ग्लूकोज। तो निम्न में से कौन टोलन अभिकर्मक का अपचयन करता है? ग्लूकोज करता है, ठीक है, ग्लूकोज शर्करा होती है। अच्छा, दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च होता है? जल्दी बताओ बेटे, दालों में कितने % स्टार्च होता है? 40%, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगे कि यार इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये वाला ना होकर ये होना चाहिए, तो एक बार मिला लेना, हो सकता है गलत हो, वैसे तो गलत होगा नहीं, लेकिन हो भी सकता है, बाई चांस गलती सबसे हो सकती है। अच्छा ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के संगठन का अंग नहीं है भैया। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक, यानी कि ऐसे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इसका मतलब है कार्बन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन जो होती है ना वो नहीं होती है। तो नाइट्रोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का कोई अंग नहीं होता। अच्छा, मैं आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, दूध में उपस्थित डाइसेक्राइड है। भाई दूध है, दूध देखा है? अरे गलत मत समझ लियो। अच्छा, दूध में उपस्थित डाइसेक्राइड है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, कौन सा होगा? भाई दूध में एक शर्करा प्रेजेंट होती है डाइसेक्राइड, वो होता है लैक्टोज, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। लैक्टोज करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ठीक है, लैक्टोज। याद कर लो, दूध में कौन सा डाइसेक्राइड होता है? लैक्टोज होता है। अच्छा सर, दूध में लैक्टोज होता है? हाँ यार, लैक्टोज होता है। अच्छा, अनाजों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? अनाजों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? आप बोलेंगे सर 70%, बिल्कुल सही ऑप्शन है, आप भी सी पे टिक लगाएं, ठीक है, ये 70% इज ए राइट ऑप्शन। ओके सर। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही है, इसमें से शहद में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। शहद में सुक्रोज जो होता है ना, सुक्रोज, शहद में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। शहद तो बहुत मीठा होता है यार, पर कितने % सुक्रोज होता है शहद में? जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ एक बार। 80% होता है। कितना होता है बेटे? 80% होता है। ध्यान देना, ये वाला, ये सुक्रोज में 80% क्या होता है, ठीक है, सुक्रोज, शहद में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है 80%, ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना। ओके सर, ओके 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 सर, ओके। अच्छा, आगे बढ़ा के देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। मैंने क्या बोला कि जब भी सुक्रोज का जल अपघटन होगा, हमारा क्वेश्चन कौन सा है? हमारा क्वेश्चन ये वाला है कि भाई सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? ग्लूकोज का एक अणु, और एक अणु बनता है फ्रक्टोज का। तो सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। तो यार ऐसे क्वेश्चन तो बड़े इजी होते हैं। अच्छा, निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड है? सुक्रोज डाइसेक्राइड होता है, माल्टोज डाइसेक्राइड होता है, लैक्टोज डाइसेक्राइड होता है, वट ग्लैक्टोज जो होता है ना वो मोनोसेक्राइड होता है, C6H12O6। जैसे होते हैं ना, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ग्लैक्टोज, ये तीनों के तीनों मोनोसेक्राइड होते हैं। तो इसमें ग्लैक्टोज क्या है? एक मोनोसेक्राइड होता है। अच्छा, निम्न में से कौन कीटोहेक्सोज है? कीटोहेक्सोज वही होगा जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 6 होगी और एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो वो होता है हमारा फ्रक्टोज। ध्यान देना, वो होता है फ्रक्टोज। अगर पूछता एल्डिहेक्सोस, तो एल्डिहेक्सोस मतलब हमारा ग्लूकोज होता है, लेकिन उसने क्या पूछा? कीटोहेक्सोस, तो वो क्या होता है हमारे पास? फ्रक्टोज है। चलिए आगे बढ़ा के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, सुक्रोज है। सुक्रोज क्या है? एक अपचायी शर्करा है, अनपचायी शर्करा है, अशर्करा है, या इनमें से कोई नहीं? तो सुक्रोज हमेशा कौन सी शर्करा होती है? अनपचायी शर्करा होती है, क्योंकि ये टोलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचायित नहीं करती है। ऐसी शर्कराएं जो टोलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचायित कर देती हैं, वो सब की सब क्या कहलाती हैं? वो सब की सब होती हैं भैया अपचायी शर्कराएं, लेकिन सुक्रोज जो होती है वो एक अनपचायी शर्करा होती है ना। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, सुक्रोज का सही नाम है अल्फ़ा डी। ये जो ए बना हुआ है ना बेटा, ये अल्फ़ा होता है यहाँ पे। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोसाइड। तो ये ए नंबर ही लगा दो, इसका ए नंबर डायरेक्ट लगा दो, ये वाला, यानी कि सुक्रोज का सही नाम है ये वाला, ठीक है, यही इसका राइट ऑप्शन है, पहला नंबर, ठीक है। ओके ओके, चलिए मैं आगे देखता हूँ।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 आ गया हमारा। तो यहाँ पर जो ये 103 लिखा है ये गलत है, इसको आप ढक दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, हटाओ इसको। ए अल्फ़ा तथा बीटा डी ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन होता है। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज का जो होता है ना वो प्लस 110 डिग्री होता है स्पेसिफिक रोटेशन, यानी कि म्यूटा रोटेशन बोलते हैं जिसको हम। और 19.7 जो होता है ना वो बीटा का होता है। लाइन पे ध्यान देना, 19.7। तो इसमें राइट ऑप्शन ए और बी, यानी कि अल्फ़ा तथा बीटा डी ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन क्रमशः होता है, एक का प्लस 110 डिग्री होता है और एक का 19.7 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए ओके ओके, तो ए और बी दोनों सही हैं, ए तथा बी, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ाओ सर। अच्छा, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है? क्वेश्चन ये बनता है, ये दमदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च स्टार्च नहीं है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है, तो स्टार्च जो होता है ना वो अशर्करा होता है, ठीक है। स्टार्च जो होता है ना बेटे वो अशर्करा होता है, ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। निम्न में से कौन सा परीक्षण कार्बोहाइड्रेट देता है? बायोरेट परीक्षण, मोलिस परीक्षण, जेंथोप्रोटिक परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है बी, मोलिस परीक्षण, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना बेटे, ये जो मोलिस परीक्षण है ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण देता है। 7 परीक्षण होते हैं ना, जैसे निनहाइड्रीन परीक्षण होता है, एक मोलिस परीक्षण, बायोरेट परीक्षण, बहुत सारे परीक्षण आते हैं। उनमें से जो ये मोलिस परीक्षण होता है ना ये कार्बोहाइड्रेट की पुष्टि करता है, ठीक है। ओके, तो मोलिस परीक्षण क्या करता है? निम्न में से कौन सा परीक्षण कार्बोहाइड्रेट देता है? तो मोलिस परीक्षण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। अपेक्षिक मधुरता 32 होती है, बताओ जरा, अपेक्षिक मधुरता 32 किस चीज़ की होती है? माल्टोज की, ग्लैक्टोज की, ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो अपेक्षिक मधुरता 32 जो होती है इन भाई साहब की होती है। ये जो भाई साहब देख रहे हो आप माल्टोज, इन माल्टोज भाई साहब की होती है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ अब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, ध्यान देना बेटे। क्वेश्चन कौन सा हमारा? 25 है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 25 में बताओ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25 में है, ये हो गया हमारा, ठीक है। देखो क्वेश्चन 25 हमसे क्या कह रहा है? रक्त शर्करा है, लाइन पे ध्यान देना। रक्त शर्करा वही जो रक्त में घुली होगी, तो वो कौन सी शर्करा होती है? वही रक्त शर्करा, वो होती है हमारी ग्लूकोज, ठीक है। बी नंबर पे आप टिक लगाएं। ओके ओके ओके, मज़ा आ रहा पढ़ने में सारे क्वेश्चन को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सी शर्करा फेलिक विलयन से क्रिया नहीं करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी शर्करा फेलिक विलयन से क्रिया नहीं करती है? तो मैंने क्या बताया? सुक्रोज। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया ऊपर वाला, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन सी शर्करा पेंटोज है? यानी कि ऐसी शर्करा का नाम बताना है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 5 होगी। तो ग्लूकोज में भी 6 होती है, ग्लैक्टोज में भी 6 होती है, फ्रक्टोज में भी 6 होती है, बचा अरेविनोज। तो जब थ्योरी पढ़ोगे ना, थ्योरी में आपको ग्लूकोज से अरेविनोज बनाना आता है, अरेविनोज से ग्लूकोज बनाना आता है, और ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनाओगे, फ्रक्टोज से अरेविनोज कैसे बनाओगे, एक कार्बन कैसे बढ़ाओगे, एक कार्बन कम कैसे करोगे। तो सब जो है सब ऐसी मेथड दे रखे हैं सबके सब, और उन मेथड द्वारा आप कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए हटाते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया, माल्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। जब भी माल्टोज का जल अपघटन होगा तो माल्टोज जो होता है ना वो ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है, तो हमेशा जो है ग्लूकोज ही देगा आपको। माल्टोज जब भी जल अपघटन होगा वो हमेशा क्या देगा आपको? ग्लूकोज देगा। चलिए, फ्रक्टोज में असम्मित कार्बन परमाणु की संख्या होती है, असम्मित कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती है, ठीक है। मैंने बी नंबर पे नीला कर रखा है इसको। तो फ्रक्टोज में असम्मित कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 है यूनिट फर्स्ट का, संसार में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। बेटा आप बताओ जल्दी फास्टली, संसार में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? भाई एक ही होता है, और वो होता है हमारा सेलुलोज, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। 30 क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट जो है हमारी फिनिश हो गई। इसके बाद यूनिट सेकंड आती है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। भाई केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन के मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं, या 30 लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 क्वेश्चन बढ़ा भी दिए गए। और इस यूनिट को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर देने बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। पर जब आप ये लेक्चर देख लोगे ना तो आपको सेकेंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री बिल्कुल ईजी लगने लगेगी, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मनुष्य के बाल में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है। जल्दी बताओ। अरे बाल तो तुमने देखे ही हैं। अरे मनुष्य के जो बाल होते हैं उन बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मनुष्य के बाल में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है
सोचने वाली बात है यार। मनुष्य के बाल में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है केराटिन प्रोटीन। नाम सुना है? चाहे पंख हो, बैलों के खुर हो, ठीक है, सींग हो, ठीक है, और तुम्हारे पास नाखून हो, ठीक है, बालों की जड़ें हो, इन सब में केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, ये वाली, ठीक है। यूनिट सेकंड चल रही है हमारी ये, ठीक है। कांच में केराटिन, ए नंबर पर टिक लगाओ, तो केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। ओके सर, ओके ओके ओके, हटा दिया मैंने इसको। चलिए आगे बढ़ाता हूँ अब मैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, पॉलीथीन उदाहरण है। पॉलीथीन, तो पॉली मतलब पॉलीमर, पॉलीमर मतलब बहुलक, तो बहुलक का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं इस चीज़ को। अच्छा, प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त होने वाला अभिकर्मक है। प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त होने वाला अभिकर्मक है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। अच्छा, नाइट्रिक अम्ल देखा है आपने? जब आप 1:3 में नाइट्रिक अम्ल और HCl के मिश्रण को आपस में मिलाते हो तो अम्लराज बनता है। अम्लराज का मतलब ये होता है कि जब मान लो आप सोने की रिंग पहनते हैं या चांदी की रिंग पहनते हैं और वो कुछ समय पहनने के बाद काली पड़ जाती है, तो आप भागे भागे जाते हो सुनार के पास, वहाँ पे उसको वो रिंग दे देते हो, बोले यार ये जो है हमारी रिंग सफ़ा करनी है। तो वो क्या करता है, अम्लराज में थोड़ी देर डुबाता है, फिर बाहर निकलता, फिर डुबाता, फिर बाहर निकलता, फिर डुबाता, फिर बाहर निकलता। इस क्रिया में जो धातु की ऊपरी परत होती है ना, वो हट जाती है और अंदर की जो परत होती है बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगती है, और इस क्रिया में थोड़ा बहुत सोना या चांदी वो लॉस हो जाती है आपकी, ठीक है। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो है प्रोटीन की पहचान करने के लिए एक बहुत ही शानदार अभिकर्मक होता है। लाइन पे ध्यान देना, बहुत ही दमदार और शानदार जबरदस्त अभिकर्मक कौन सा है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल। अच्छा अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 4 है, डीएनए की हेलिकल संरचना में होता है। अच्छा, डीएनए की हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होती है, ठीक है, वो डीएनए की हेलिक्स संरचना में होता है। दाईं ओर हेलिक्स, मिश्रित हेलिक्स, बाईं ओर हेलिक्स, उपयुक्त सभी। तो हमेशा क्या होता है बेटा, दाईं ओर हेलिक्स होता है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, दाईं ओर हेलिक्स होता है, ठीक है। डीएनए की डबल हेलिकल संरचना स्थायी होती है कब? जब हाइड्रोजन अबंधन द्वारा, पेप्टाइड 1 द्वारा, सह संयोजक बंधन द्वारा या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड द्वारा। तो डीएनए की डबल हेलिकल संरचना स्थायी होती है हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, ठीक है। इसको याद कर लो, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। एमिनो अम्ल मिले हैं बेंजीन में। भाई मेरा क्वेश्चन कौन सा है? मेरा क्वेश्चन ये वाला है कि यार एमिनो अम्ल मिले हैं, एमिनो अम्ल मिले काय में? बेंजीन में, ठीक है, पेट्रोलियम ईथर में, सी नंबर डाईएथिल ईथर में, जल में। तो जितने भी एमिनो एसिड होते हैं वो सब जल में कैसे होते हैं? विलय होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारा। भाई क्वेश्चन नंबर 7 है, एमिनो अम्ल संरचना यूनिट है किसकी है? यानी कि एक एक ऐसा नाम बताओ जो कि एमिनो अम्लों से मिलकर बनता हो। तो प्रोटीन जो होती है ना वो, यानी कि एमिनो अम्ल प्रोटीन की आधारभूत इकाई होती है। पूरी प्रोटीन इन्हीं एमिनो अम्लों से मिलकर बनती है, ठीक है। ओके, तो ये जो सी नंबर है इसे राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोटीन के स्कंदन को कहते हैं निर्जलीकरण, विकृतीकरण, डाई एमीनीकरण, अपघटन। तो प्रोटीन के स्कंदन को हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ फास्टली। प्रोटीन के स्कंदन को कहते हैं निर्जलीकरण, विकृतीकरण, डाई एमीनीकरण, अपघटन। तो प्रोटीन के स्कंदन को हम बोलते हैं विकृतीकरण कहते हैं, ठीक है। ये विकृतीकरण, तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा है भाई? इसका राइट ऑप्शन है विकृतीकरण, ठीक है, यह वाला। चलिए विकृतीकरण पर टिक लगाओ इस वाले पे, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, हीमोग्लोबिन का प्रोस्थेरिक समूह है। हीमोग्लोबिन का प्रोस्थेरिक समूह है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आपको पता, आयरन पाया जाता है, ठीक है। और इसी की वजह से ब्लड का रंग कैसा होता है तुम्हारे पास? हीमोग्लोबिन का नाम सुना है आपने? हीम, ठीक है। अरे यार तो मैं क्या बताऊँ मैं, चलो छोड़ो, आगे बढ़ाता हूँ। हेमर आयरन पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ मैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है, जुपिटर आयन संरचना पाई जाती है। जुपिटर आयन संरचना पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, एमिनो अम्लों में, या इनमें से कोई नहीं। तो जुपिटर आयन संरचना हमेशा जो होती है वो एमिनो अम्लों में पाई जाती है, इसको याद कर लो ठीक से, ओके। फिर से आ गया भैया, प्रोटीन दूध में किस रूप में पाई जाती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार लगा यार। यानी कि दूध में प्रोटीन होती है पर किस रूप में पाई जाती है? केसिन की फॉर्म में पाई जाती है। तभी तो बोलते हैं कि दूध जो होता है वो यानी कि सर्व आहार है, उसमें हर तरह का विटामिन, हर तरह की प्रोटीन पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। तो सर्वहारी होता है वो, ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ाते हैं, वो आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो केसिन के रूप में दूध में प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। ओके सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा आ गया, प्रोटीन में कुल एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं?
तो भैया प्रोटीन में कुल एमिनो एसिड जो होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन में कुल एमिनो एसिड जो होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं, टिक लगाओ तुम भी। ओके ओके। अच्छा, प्रोटीन का आवश्यक अवयव है, प्रोटीन का आवश्यक अवयव है, हाँ ये क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है भाई। प्रोटीन का आवश्यक अवयव है। अरे यार देखो, हम अपनी बॉडी में जाए ना तो आपसे बोला जाए कि भाई हमारी बॉडी का एक आवश्यक अवयव कौन सा है। फेफड़े क्या आवश्यक नहीं है, लीवर क्या आवश्यक नहीं है भाई, हार्ट क्या आवश्यक नहीं है, माइंड क्या आवश्यक नहीं है। तो हर एक पार्ट्स हमारी बॉडी के लिए क्या है, आवश्यक है, ठीक है। समझ लो चीज़ को। तो इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तीनों के तीनों कैसे होते हैं, होने चाहिए, ठीक है, तीनों के तीनों होने चाहिए। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। प्रोटीन का अणुभार होता है कितना, होता है लगभग 10,000, ठीक है, लगभग 10,000। तो एग्जैक्ट 10,000 दे रखा है इसमें, आप भी लगातार 10,000 में मारो टिक। इसके बाद आगे देखते हैं। जल में अघुलनशील विटामिन है, गोलाकार प्रोटीन, फाइबर प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन है। तो जल में अघुलनशील प्रोटीन है, फाइबर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, उपर्युक्त दोनों कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन है ए नंबर। फाइबर प्रोटीन जो होती है वो जल में नहीं घुलती, जल में अघुलनशील है, यानी कि जल में अवेले प्रोटीन होती है। चलिए, सेंगर अभिकर्मक है भाई, ये क्वेश्चन बड़ा दमदार लगा मुझे। सेंगर अभिकर्मक है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये तुम देख रहे हो ना सेंगर, ये सेंगा बना देगा तुम्हारा सेंगा, इसलिए ढंग से पढ़ लो। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है सेंगर अभिकर्मक है। पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्रेट, आइसोथायोसाइनेट, 5 डाइमेथिल एमिनो नेफ्थलीन और 1 सल्फोनिल क्लोराइड, और डी नंबर है इसका 1 फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, ठीक है। चलिए मैं आगे देखता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर आ गया मैं 23 पे। स्ट्रेकल संश्लेषण द्वारा प्राप्त एमिनो अम्ल है। तो यार जिन बच्चों के एग्जाम पेपर होंगे ना थ्योरी वाइज, भाई ये स्ट्रेकर मेथड जो है ना पढ़ के जाना है, इसके द्वारा अल्फ़ा एमिनो अम्ल बनाने की विधि पूछता है आपसे पेपर में। तो राइट ऑप्शन मैंने लगा रखा है, इसका ए नंबर है। स्ट्रेकर संश्लेषण द्वारा प्राप्त एमिनो अम्ल है अल्फ़ा एमिनो अम्ल, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया हमारा। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है। वैसे तो आपको पता है कि अंडा हो गया और सोयाबीन हो गई, ये क्या है, सर्वाधिक प्रोटीन पाए जाने वाले सोर्स होते हैं, जिसमें से सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। तो कितने % प्रोटीन पाई जाती है, इसमें देखो ऑप्शन लगा हुआ भी है 36%, ठीक है, आप भी लगाओ 36% पे, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 है। हीमोग्लोबिन का समविभव बिंदु, यानी कि पीएच मान है, कितना है हीमोग्लोबिन का समविभव बिंदु कितना होता है, 6.79 से 6.83। भाई ये तो हल्का अम्लीय हो गया ना, 7 से कम अम्लीय, उससे ज़्यादा क्षारीय, और बीज वाला जो होता है वो उदासीन स्वाद वाला। तो राइट ऑप्शन इसका ए नंबर दे रखा है। बेझिझक ए नंबर पर आंसर लगाओ। हीमोग्लोबिन का समविभव बिंदु पीएच होता है कितना, 6.79 टू 6.83। ओके सर, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। मूत्र में एल्ब्यूमिन का परीक्षण किस विधि द्वारा करते हैं, आप बताओ बेटे ज़रा। मूत्र में एल्ब्यूमिन का परीक्षण किस विधि द्वारा करते हैं। वलय परीक्षण, हेलर वलय परीक्षण, डायलिसिस परीक्षण और ये सभी। तो भैया हम करते हैं हेलर वलय परीक्षण द्वारा, ठीक है, ओके। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन निनहाइड्रीन परीक्षण देता है। देखो आ गया, कितना शानदार नाम लगता है मुझे ये, निनहाइड्रीन परीक्षण देता। तो निम्नलिखित में से कौन निनहाइड्रीन परीक्षण देता है। तो बेटा ये ए नंबर है, अल्फ़ा एमिनो अम्ल देता है, प्रोटीन देते हैं, डाइपेप्टाइड देते हैं, या ये सभी। तो ये सभी देते हैं, ठीक है, टिक लगाओ ये सभी पे। तो निम्नलिखित में कौन निनहाइड्रीन परीक्षण देता है, ये सभी, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। प्राकृतिक रेशा में कार्बोहाइड्रेट, वसा अम्लों के एस्टर, या पॉलीसेकेराइड, या प्रोटीन। तो बी नंबर पे टिक लगाओ, ठीक है। प्रोटीन जो है वो प्राकृतिक रेशा में होती है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। जल में अघुलनशील प्रोटीन है, फाइबर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने एक क्वेश्चन ऊपर भी लिया और ऊपर बताया तो मैं फाइबर प्रोटीन, और यहाँ भी क्या लगाओगे, फाइबर प्रोटीन लगाओ, ठीक है, ओके सर, ओके। अच्छा, आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है भाई। आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, ये सबको पता है, ठीक है भाई, 20 पे लगाओ। ओके ओके सर, ओके। अरे गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, आई एम सॉरी। तो आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या जो होती है ना वो 10 होती है, ठीक है, क्योंकि 10 अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन में 20 एमिनो अम्ल होते हैं, 10 आवश्यक होते हैं और 10 कौन से होते हैं, अनावश्यक होते हैं ना। तो 10 होती है आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या, कितनी होती है, 10 होती है। ओके सर, आगे बढ़ाता हूँ मैं। अच्छा, यूनिट थर्ड, क्वेश्चन 25 हमारे पूरे हो गए, क्वेश्चन 30 पूरे हो गए, वाह क्या बात है। यूनिट थर्ड आ गया, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स।
केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हाँ ये है दमदार भाई। केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो है हमारा वो है और होना काफ़ी नहीं होता है, ठीक है, वो है और होना काफ़ी नहीं होता है। यूनिट 3 पर आ गए हम, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अच्छा क्वेश्चन फर्स्ट है, न्यूक्लिक अम्ल सहायक हैं किस चीज़ में? डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाता है और आरएनए जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसका मतलब है बसा उपापचय में इनमें से कोई नहीं। यार देखो, इसमें आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक, प्रोटीन संश्लेषण में, बसा उपापचय में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ना ए नंबर आप लाइट लगा दो, ए नंबर, आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक में, ठीक है। चलिए मैं आगे देखता हूँ। अच्छा डीएनए व आरएनए हैं, डीएनए व आरएनए हैं, तो यार ये तो पता ही है कि न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का होता है, एक डीएनए और एक आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये न्यूक्लिक अम्ल है ये 2 भाग हुए इसके, ठीक है, ओके। अच्छा डीएनए के द्विकुंडली रचना किसने दी थी, यानी कि द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रतिपादित किया था डीएनए का 1953 में? तो 1953 में डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल जो प्रस्तुत किया था वो वाटसन एंड क्रिक ने किया था, ठीक है। तो इसका जो सी नंबर है सी ए, ये ऑप्शन गलत हो गए पर कैंसिल मत लो, इसमें ऑप्शन है, ठीक है, ए बी सी डी, तो वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डीएनए में नहीं पाया जाता। अच्छा डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं? एक pyrimidine होता है, एक प्यूरिन होता है। pyrimidine साइटोसिन एंड थाइमिन होता है और प्यूरिन जो होता है वो एडेनिन एंड ग्वेनिन होता है। अब ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यार मैंने इतना बता दिया आपको, फिर भी आपको नहीं पता चल रहा, ठीक है। आरएनए डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, न्यूक्लियोसाइड होती हैं, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक में डीएनए पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में जो होता है वो आरएनए पाया जाता है। अच्छा सर ठीक है। डीएनए की द्विकुंडली रचना किसने प्रस्तुत की? वाटसन क्रिक ने। डीएनए में नहीं पाया जाता है, देखो एडेनिन पाया जाता है, ग्वेनिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, बट यूरेसिल जो होता है ना वो आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। तो डी नंबर लगा दो कि यूरेसिल जो होता है वो डीएनए में नहीं पाया जाता। अच्छा डीएनए में कौन सी पेंटोस शर्करा मिलती है आपको? तो यार इसका नाम ही क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। तो ए नंबर पे टिक लगा दो। चलिए मैं आगे देखता हूँ। तो ये तो बिल्कुल इजी है आप लोगों के लिए, ये चैप्टर बिल्कुल इजी है, यूनिट बिल्कुल इजी है। इसके जितने भी 8 से 12 क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे और सब के सब क्वेश्चन आप कर दोगे, क्योंकि आपने जोलॉजी या बॉटनी इसके साथ में होगी। सिंपल सी बात है, आप कर दोगे पक्का उस चीज़ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डीएनए में कौन सी पेंटोस शर्करा मिलती है? तो भैया वही डीऑक्सीराइबो शर्करा मिलती है, तो मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारा, ठीक है। तो इसमें आप टिक लगा लेना भैया ए नंबर पे। और डीएनए का एकलक है भाई, डीएनए का एकलक क्या है? एकलक का मतलब होता है एक सबसे छोटा अणु जिससे मिलकर पूरा डीएनए बनता है ना, तो वो कौन सा होता है? जैसे एक दीवार होती है ना, तो दीवार का एकलक क्या होता है? एक ईंट होती है, ईंट को आप बार बार सभी दिशाओं में समान रूप से दोहराओगे तो क्या बनेगी? एक दीवार बन के तैयार हो जाएगी, इसको बोलते हैं यूनिट सेल। वैसे इसकी भी एक यूनिट सेल होती है। तो भैया डीएनए का एकलक है एमिनो अम्ल, मोनोसैकेराइड, विनाइल क्लोराइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, ओके ओके। अगेन न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं भैया? क्षार प्लस शर्करा प्लस फास्फेट इकाई को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अरे यार छोड़ो। अच्छा ये देखो आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत दमदार है यार, ये क्वेश्चन मुझे बड़ा प्यारा लगता है। ए और टी, एडेनिन एंड थाइमिन युग्म में कितने हाइड्रोजन बंद होते हैं? तो ए और टी युग्म में कितने हाइड्रोजन बंद होते हैं? मैंने क्या बताया था? 2 होते हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें ए डबल बॉन्ड टी होता है इस टाइप से। चलो हटाओ भाई, आगे बढ़ाओ। अच्छा जी और सी, ग्वेनिन एंड साइटोसिन युग्म में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? तो मैंने क्या बताया था आपको कि सी और जी के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो 3 पे टिक लगा दो आप भी इसमें। अच्छा सी नंबर पे, अच्छा आरएनए निम्न में किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? ये तुम देख रहे हो ना आरएनए, ये आरएनए निम्न में किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? किसी ना किसी के संश्लेषण के लिए तो उत्तरदायी है यार, ये ऐसी कौन सी चीज़ है? तो आरएनए जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना। वी नंबर, जो आरएनए होता है वो हमेशा प्रोटीन का क्या करता है बेटा? संश्लेषण करता है, ठीक है सर। आगे बढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुवांशिक कूट होता है, जल्दी बताओ। अनुवांशिक कूट क्या होता है? अनुवांशिक कूट क्रिक होता है,
ठीक है। अनुवांशिक कूट कैसे होता है, 3 का होता है ना, ऐसे यू यू जी, ऐसे करके जी यू एस। आपने बायोलॉजी 12th क्लास में अनुवांशिक कूट की परिभाषा, ठीक है, और उसकी खोज किसने की है, इतिहास किसने किया, उसकी विशेषताएं क्या हैं, ये सब कुछ आपने 12th क्लास में पढ़ रखा। तो अनुवांशिक कूट होता है एकल, दोहरा एंड तिहरा। तो बेटा सी नंबर होता है तिहरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कक्षा 9 यानी कि क्लास 9 का ये क्वेश्चन है आपका कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, ठीक है। तो वो एक ही चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का भी यहाँ पे नाम आया है, इसका मतलब है जब इसने एंट्री मारी है तो कुछ ना कुछ काम जरूर होगा इसका। न्यूक्लिक अम्ल है, क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूक्लिक अम्ल है, बहुलक है, सरल अणु है, प्रोटीन है, शर्करा। तो न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है, बहुलक है, सरल अणु है, या प्रोटीन है, या शर्करा। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, ध्यान देना, बहुलक होते हैं। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में उपस्थित है। तो मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोटाइड में एक फास्फेट इकाई होती है, यानी कि एक क्षार होती है, शर्करा होती है, फास्फेट, तीनों इकाइयाँ होती हैं। इसका मतलब है एक शर्करा इकाई होती है, एक क्षार इकाई होती है, एक फास्फेट इकाई होती है। इसका क्वेश्चन का मतलब, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, डी नंबर होगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। आरएनए में कितने प्रकार के अणु होते हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, या 5 प्रकार के। तो आरएनए में कितने प्रकार के अणु होते हैं मेरे बच्चे, जल्दी बताओ बेटे, आरएनए में कितने प्रकार के अणु होते हैं। आरएनए में 3 प्रकार के अणु होते हैं, ठीक है। आरएनए में 3 प्रकार के अणु होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, पढ़ा नहीं है आपने टीआरएनए, आरएनए, एमआरएनए। अच्छा 15वां आ गया हमारा, टीआरएनए की आकृति होती है, जल्दी बताओ। देखो मैंने इस पर रेड कर रखा है कि जो ट्रांसफर आरएनए की आकृति होती है वो होती है धागे के समान, ठीक है। ओके सर, चलिए आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा कोशिका के समग्र आरएनए में लगभग कितने प्रतिशत, ठीक है, राइबोसोमी आरएनए होता। तो भाई 80%, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। जो यानी कि राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है ना, वो 80% होता है उसके अंदर, यानी कि आरएनए में। ये राइट ऑप्शन लगाओ 80% पे। न्यूक्लिक अम्ल सहायक करते हैं प्रोटीन के संश्लेषण में, आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक में, वसा उपापचय में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यार ये सब का सब, वैसे तो न्यूक्लिक अम्ल जो है यार सबका सब, ऊपर मैंने पहले नंबर पे जो क्वेश्चन था उसमें मैंने ये करवाया था, आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक के रूप में। चलिए ये भी आप भी इसमें भी ये लगाओ, ठीक, 6 नंबर लगाओ, बी नंबर लगाओ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 18, डीएनए में कौन से प्यूरिन्स पाए जाते हैं। डीएनए में कौन से प्यूरिन्स पाए जाते हैं, जल्दी बताओ बेटा। डीएनए में कौन से प्यूरिन होते हैं। तो डीएनए में एक होता है हमारा एडेनिन एंड ग्वानिन, है इसमें, हाँ, ग्वानिन एडेनिन। बी नंबर है एडेनिन साइटोसिन, यूरेसिल एंड ग्वानिन, ग्वानिन एंड थाइमिन। तो राइट ऑप्शन है हमारा, प्यूरिन जो होते हैं ना वो 2 होते हैं, ग्वानिन एंड एडेनिन, इनके एडेनिन एंड ग्वानिन। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 19, डीएनए तथा आरएनए में पाया जाने वाला अम्ल है फास्फोरिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, HCl, H2SO4। तो डीएनए और आरएनए में एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम होता है फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। तो फास्फोरिक अम्ल जो होता है वो डीएनए और आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से याद करो, ओके। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। देखो न्यूक्लियोटाइड का जब आप जल अपघटन करते हो तो वो न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट इकाई में टूटते हैं। अब जब न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन करते हो तो वो 2 भागों में टूटते हैं, नाइट्रोजन क्षार और शर्करा में, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्षार प्लस शर्करा इकाई को देखो कहाँ पे है इसमें, क्षार शर्करा इकाई। तो ये आएगा देखो सी नंबर, बेस प्लस शर्करा इकाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन मेरे पास सी नंबर है, बेस प्लस शर्करा इकाई, ठीक है। ओके ओके ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 है, आरएनए में निम्न में कौन सा क्षारक नहीं होता। जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ बेटे, दिमाग लगाओ सही करके कि आरएनए में निम्न में से कौन सा क्षारक नहीं होता है। आरएनए में थाइमीन होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तीनों होते हैं, बट थाइमीन नहीं होता। आरएनए में थाइमीन नहीं होता, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 22 है, डीएनए की डबल कुंडलीय संरचना में स्थायित्व देता है। तो भैया तुम्हें पता है एक ही बॉन्ड है ऐसा जो स्थायित्व दे सकता है, और वो कौन सा है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। ये सी नंबर पर टिक लगाओ, ओके सर, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में होते हैं। ए नंबर है प्रतिकृति तथा अनुलेखन, बी नंबर है अनुवादन एवं अनुनाद, सी नंबर है अनुलेखन और अनुवादन, और डी नंबर है प्रतिकृति तथा अनुवादन। नाम कितने शानदार हैं इनके यार, कि इनका काम भी काश इतना शानदार होता। तो सी नंबर पर टिक लगा दो, ठीक है, सी नंबर पर टिक लगाओ, यही इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। चलिए आगे देखता हूँ। डीएनए अधिकांश किस में मिलते हैं भाई, डीएनए अधिकांश किस में मिलते हैं, जल्दी बताओ। तो डीएनए जो होते हैं वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में पाए जाते हैं, ये मैंने ऊपर भी आपको बता दिया था।
केंद्रक में माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य में तो जीव द्रव्य कला मतलब साइटोप्लाज्म में तो आरएनए होता है, तो सिंपल सी बात है ये माइटोकॉन्ड्रिया और कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो पाया जाता है भैया माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ाता हूँ मैं। ओके सर, ओके, आगे बढ़ाया जाए फिर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, डीएनए की संरचना की व्याख्या कितने स्तरों पर की जाती है? तो 2 स्ट्रैंड यानी कि 2 स्तरों पर की जाती है। तो डीएनए की संरचना की व्याख्या 2 स्तरों पर की जाती है। ठीक है, ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी कि यूनिट 4 है इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। बेटा बहुत दमदार है, बहुत दमदार। पहला क्वेश्चन देखो, ऐसी संरचना अगर पेपर में बनी आए तो अगर पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया तो आप कर दोगे, वरना मेरे ख्याल से धूल में लठ मार के आओगे, और धूल में जो लठ लगता है वो कभी कभी सही लगता है बस। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेरॉइड की सही संरचना है। तो भैया संरचना है ABCD, तो याद कर लो ठीक से कि स्टेरॉइड की जो सही संरचना होती है वो D नंबर होता है। ठीक है, स्टेरॉइड की सही संरचना कौन सी है हमारी? D है। चलिए सर, D नंबर हमने टिक लगा दिया। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कार्बनिक संश्लेषण की योजना बनाने में समस्याओं को हल करने की तकनीक है रेट्रोसिंथेटिक विश्लेषण। ठीक है, रेट्रोसिंथेटिक विश्लेषण। ठीक है, या आकार और विकास, सफलता दर, उपन्यास पहल। तो देखो ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आप खुद भी बता दोगे, और मेरे ख्याल से आपके दिमाग में इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो पक्का फंस गया। आपके दिमाग में इस क्वेश्चन का आंसर भैया पक्का फंस गया। पूछो कैसे? क्योंकि देखो आकार और विकास ये हो नहीं सकता, सफलता दर, उपन्यास पहल, ये तो एग्जाम्पल भी ऐसे लग रहे हैं। तो सबसे पहले A नंबर पर आप टिक लगा दो, रेट्रोसिंथेटिक विश्लेषण। ठीक है, राइट ऑप्शन है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है क्लोरोफेनिकोल। और दूसरा पॉइंट ये कि इस यूनिट के जो क्वेश्चन है वो थोड़े हटके हैं, अजीब से हैं। पेपर में आगे दिमाग घुमा देगा कि कौन सी दवाई किस काम में आती है, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हैं। जो बच्चे डॉक्टरी सीख रहे हैं वो बता देंगे कि यार पैरासीटामोल किस काम में आता है, प्रशांत तक किस काम में आते हैं, ये किस काम में आता है, डेटोल किस काम में आता है, उनको पता होता। लेकिन जो नहीं सीखे हुए हैं काम, जो नहीं सीख रहे हैं डॉक्टरी का काम, उनके लिए थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। पर यही क्वेश्चन आप प्रिपेयर करना, इन्हीं में से पेपर बन का आएगा। तो क्लोरोफेनिल निम्नलिखित में से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का A नंबर है, लगा दिया होगा। क्लोरोफेनिकोल को निम्नलिखित में से किसके उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? टाइफाइड के भैया, तीव्र इन्फ्लुएंजा, मेनिनजाइटिस, निमोनिया, मूत्र संक्रमण। तो D नंबर सभी पे लगा दो। ठीक है, हटाओ जरा आगे। संरचना गतिविधि संबंध का विचार सबसे पहले किसने दिया था? 1865 में कुम ब्राउन ने। ये हैगा C नंबर। 1865 में कुम ब्राउन ने संरचना गतिविधि संबंध का विचार सबसे पहले दिया था। अच्छा, प्रतिजैविक औषधि है सिल्वरसेन। सिल्वरसेन जो है ना वो एक प्रतिजैविक औषधि होती है। ठीक है, एंटीबायोटिक। तो सिल्वरसेन पर आप टिक लगा दो, ये क्या है? एक प्रतिजैविक औषधि है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, SAR का पूरा नाम क्या है? SAR का पूरा नाम है संरचना गतिविधि संबंध। ठीक है, A नंबर पर टिक लगाओ, संरचना गतिविधि संबंध। ठीक है, चलो आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन से अणु एक रिसेप्टर को बांधते हैं? निम्नलिखित में से कौन से अणु एक रिसेप्टर को बांधते हैं? तो वो होते हैं सिर्फ हार्मोन। ठीक है, हार्मोन पर टिक लगाओ। A नंबर ड्रग्स हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, ये सभी तो, अरे यार हार्मोन नहीं, ये सभी हैं। ठीक है, ये सभी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अणु एक रिसेप्टर को बांधते हैं? ये सभी पर टिक लगाओ आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। अणु जैसे ड्रग्स हार्मोन जो एक रिसेप्टर को बांधते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बन, लिगैंड, युग्मित इलेक्ट्रॉन, परमाणु। हाँ ये सही है, ये B नंबर है, ये लिगैंड कहलाते हैं। ठीक है, अणु जैसे ड्रग्स हार्मोन जो एक रिसेप्टर को बांधते हैं क्या कहलाते हैं? यानी कि कौन से अणु रिसेप्टर को बांधते हैं? ड्रग्स भी बांधता है, हार्मोन भी बांधता है, और न्यूरोट्रांसमीटर भी बांधता है। अब इसलिए बोला गया कि अणु जैसे ड्रग्स, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर जो एक रिसेप्टर को बांधते हैं कहलाते हैं लिगैंड कहलाते हैं। ठीक है, B नंबर पर टिक लगाओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल दर्दनाशक एजेंट है, ज्वरनाशक एजेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये सभी। तो बेटा ये जो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल होता है ना, खैर मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन यार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? दर्दनाशक एजेंट है। ओके ओके ओके। अच्छा, 10वां नंबर है सल्फासेटामाइड का उपयोग होता है। सल्फासेटामाइड का उपयोग होता है मुहासों के इलाज में, सेवोस्वाइक
जिंद की सूजन के इलाज के लिए, त्वचा पर जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए, या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी पे लगाओ टिक आप, ठीक है, डी नंबर उपयुक्त सभी। ओके सर। अच्छा, रिसेप्टर सिद्धांत के विचार का श्रेय किसे जाता है? अल्फ्रेड जोसेफ क्लार्क को, ठीक है। रिसेप्टर सिद्धांत के विचार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भैया क्या नाम है इनका? अल्फ्रेड जोसेफ क्लार्क को, ठीक है, अल्फ्रेड जोसेफ क्लार्क को। ए नंबर पे टिक लगा लो बेझिझक। ओके 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 ओके। अच्छा, फेनोबार्बिटल का व्यापारिक नाम है, बताओ ज़रा बेटा क्या होगा? फेनोबार्बिटल का व्यापारिक नाम है, जल्दी बताओ, सोच लो, दिमाग लगा लो, क्या होगा? लगा लिया दिमाग? कौन सा ऑप्शन आपके दिमाग में आया कि फेनोबार्बिटल का व्यापारिक नाम है? न्यूमिनल, ठीक है, ये ए नंबर है इसका, न्यूमिनल, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। फेनोबार्बिटल का व्यापारिक नाम है न्यूमिनल, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आ गया हमारा। सल्फासेटामाइड की संरचना है, ठीक है, सल्फासेटामाइड की संरचना है। तो सल्फासेटामाइड की संरचना कैसी होगी भाई? सल्फासेटामाइड की संरचना होगी, इसका ऑप्शन बी नंबर है। देख लो एक बार, सोच लो, दिमाग लगा लो, ठीक है, बी नंबर पर टिक लगा लो आप। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एजेंट दवा है भैया? निम्नलिखित में से कौन सी दवा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एजेंट दवा है? यार क्या बात है यार। एंटीमैक्टिस, एनाल्जेसिक और एसिटामिनोफेन। तो ये सभी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है, ये सभी राइट ऑप्शन है। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है, एस्प्रिन है। ए नंबर एनाल्जेसिक, बी नंबर है एंटीपायरेटिक, सी नंबर है एंटी मलेरिया, एंड डी नंबर है ए और बी दोनों। ए और बी दोनों, ठीक है, ये टिक लगाओ। तो ए और बी दोनों। एस्प्रिन है, एंटी क्या ये एंटी जे यानी कि एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, इसको हिंदी में पता क्या बोलते हैं? दर्दनाशक बोलते हैं और ज्वरनाशक बोलते हैं, ठीक है, दर्दनाशक और ज्वरनाशक दोनों के दोनों का काम करती है एस्प्रिन। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बेरोनल का उपयोग होता है यानी कि एनेस्थेटिक, सेडेटिव, एंटीसेप्टिक, इनमें से कोई नहीं। तो बेरोनल का उपयोग होता है सेडेटिव के लिए, मैंने टिक लगा रखा ऑलरेडी, ए सेडेटिव के लिए। चलिए आगे देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, सैलोल का उपयोग होता है एंटीसेप्टिक के लिए, एंटीपायरेटिक के लिए, ए और बी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ए और बी दोनों, एंटीसेप्टिक के लिए भी और एंटीपायरेटिक के लिए भी, ठीक है, तो इनमें से दोनों, सी नंबर पर टिक लगाओ, यानी कि ए और बी दोनों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है, 1% फिनोल का विलयन कार्य करता है संक्रमण रोधी की तरह काम करता है, बी नंबर पर टिक लगाओ, संक्रमण रोधी। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 है, ज्वरनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है, ज्वरनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो एस्प्रिन होता है वो ज्वरनाशक भी होता है, दर्दनाशक भी होता है, ठीक है, दाद हो, खुजली हो, खुजाट हो, है भाई, सैलिसिलिक अम्ल के काम, सैलिसिलिक अम्ल जो आता है वो दाद, खुजली, खुजाट के काम में आता है। अच्छा, ज्वरनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा? डेटोल, एक्वानिल, एस्प्रिन। तो यहाँ पर जो है एस्प्रिन, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, टीबी के इलाज में प्रयुक्त होता है भैया पेनिसिलिन, एस्प्रिन, क्लोरेफेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो बेटा राइट है, टीबी के इलाज में जो चीज़ यूज़ होती है उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रशांतक जानते हो, जो मन को शांत करते हैं, ठीक है, उनको हम प्रशांतक बोलते हैं। तो शरीर की प्रशांतक किस काम में आते हैं? अरे यार भावनाओं को समझो, बातों में क्या रखा है। शरीर की सामान्य जीवन शक्ति को बढ़ाते हैं, मरीज को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर के ताप को कम करते हैं, और डी नंबर है भावनात्मक अवनमन को कम करते हैं। तो उसका राइट ऑप्शन हमारा यह है, प्रशांतक जो है भावनात्मक अवनमन को कम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पैरासीटामोल का उपयोग होता है किसके रूप में? जल्दी बताओ। तो ज्वरनाशी होता है, पैरासीटामोल क्या होता है? एक ज्वरनाशी होता है, ध्यान देना, ज्वरनाशी के रूप में, ठीक है। अच्छा, 85% औषधियाँ किस पीएच परास में आयनीकृत होती हैं? 85% औषधियाँ किस पीएच परास में आयनीकृत होती हैं? और वो नंबर है हमारा कौन सा? सी नंबर पे लगा दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ये बताओ, रेट्रोसिंथेलिक एरो का प्रतीक है, रेट्रोसिंथेलिक एरो का प्रतीक बी नंबर पे लगाओ बेझिझक, ठीक है, बी नंबर पे टिक लगाओ। ये होता है रेट्रोसिंथेलिक एरो का प्रतीक। ओके, आता है पेपर में, ये जो तुम क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, रेट्रोसिंथेलिक एरो का प्रतीक होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हमारा हो गया। ओके ओके, 23 24 हो गया, 25 में देख लेते हैं।
25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अशुद्धि एंटीबायोटिक नहीं है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन और क्लोरोमेफेनिकोल या कोल्टिया ऑक्सोजोल। तो देखो रेड कलर से हुआ है डी नंबर, तो यही क्या है इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, यही क्या होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। ओके सर, ओके, ये वाला नंबर। ठीक है, कोल्ट्रिया ऑक्सोजोल। ठीक है, ओके ओके, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है औषधि। भाई ये पेपर में आएगा, ये जो संरचना तुम देख रहे हो ना, ये संरचना पक्का पेपर में फंसेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। औषधि पैरासीटामोल का सही संरचना जल्दी बताओ। औषधि पैरासीटामोल की सही संरचना, ये तो पता है तुम्हें, जबरनाशी के काम में आता। तो सही संरचना बी पे टिक लगा हुआ, बी नंबर। ठीक है, इसे देख के समझ के जाना कि भाई पैरासीटामोल की संरचना क्या होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देख लेता हूँ मैं। नीचे दिया गया यौगिक उपयोग में आता है। भाई कौन सा यौगिक है ये ऐसा? COCH3, COOCH3 और COOH। सूजन रोधी के रूप में, हिप्नोटिक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में एंड पीड़ाहारी के रूप में। तो भाई पीड़ाहारी होता है ये, जो दर्द को कम करते हैं। ठीक है, पीड़ाहारी के रूप में। ठीक है, डी नंबर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु एक रिसेप्टर को बांधते हैं? तो ये सभी, ये तो मैंने क्वेश्चन ऊपर करवा दिया है, डी नंबर। ठीक है, ओके, प्रतिदेविक औषधि है, ये भी मैंने करवा दिया है, सेल्वर्सेन। ठीक है, चलो इसे भी हटाओ। अच्छा, एसिटिल क्लोराइड अम्ल है, इसका भी ये भी मैंने करवा दिया, दर्दनाशक एजेंट के रूप में इसका काम होता है। अब आ गया हमारा यूनिट 5। यूनिट 5 जो है भैया बड़ी स्पेशल यूनिट है, यही वो यूनिट है जहाँ से आप फ्री फंड के नंबर लेकर आओगे। देखो सॉलिड स्टेट हो गया और हमारा न्यूक्लिक एसिड हो गया, इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लिक एसिड। इनसे तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप आसानी से कर लोगे। हाँ, ये जो तुमने पिछला यूनिट पढ़ी है ना, मेडिसिनल केमिस्ट्री जो पढ़ी है, पिछली यूनिट नंबर 4, हो सकता है कि इसके कुछ क्वेश्चन आप ना कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि इससे कोई भी क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है। ठीक है, अजीब से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, पर मैंने ये वो क्वेश्चन ऐड करे हैं जो प्रीवियस पेपर में आ रखे हैं और कुछ क्वेश्चन अपने पास से मॉडल से ऐड करे हैं मैंने ये। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मोस्ट हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इसलिए इन्हीं सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करो। अब यूनिट 5 है हमारी सॉलिड स्टेट। क्वेश्चन फर्स्ट है, ठोस CO2 किसका उदाहरण है? ठोस CO2 किसका उदाहरण है? तो आणविक क्रिस्टल का, धात्विक क्रिस्टल का, सहसंयोजी क्रिस्टल का, आयनिक क्रिस्टल का। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है हमारा ए नंबर। ठीक है, तो ठोस CO2 किसका उदाहरण है? आणविक क्रिस्टल का। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया मेरे पास, जिंक सल्फाइड है। देखो जिंक सल्फाइड हमेशा क्या होता है? एक आयनिक क्रिस्टल होता है। ठीक है, जिंक सल्फाइड क्या है? एक आयनिक क्रिस्टल है, याद कर लो ठीक से, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है कि जिंक सल्फाइड क्या है, एक आयनिक क्रिस्टल है। अच्छा ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा छद्म ठोस है? आभासी ठोस है, अति शीतल द्रव है। ठीक है, तो वो कौन सा है जो क्या होता है? छद्म ठोस होता है, आभासी ठोस होता है। कैल्शियम फ्लोराइड, नमक क्लोराइड यानी कि सोडियम क्लोराइड, कांच, उपयुक्त सभी। तो भैया इसका राइट ऑप्शन है मेरे पास सी नंबर। कांच जो होता है वो एक आभासी ठोस होता है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लाइन पे ध्यान देना बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा और क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा स्पेशल है, फोकस करना ठीक से। प्लास्टिक है, आयनिक ठोस होती है प्लास्टिक, धात्विक ठोस होती है, सहसंयोजी ठोस होती है। तो प्लास्टिक होती क्या है फिर? प्लास्टिक इनमें से कोई नहीं होती है। ठीक है, कोई नहीं है प्लास्टिक इनमें से। चलिए आगे देखते हैं फिर। अच्छा, ब्रेक एक्वेशन है, ब्रेक समीकरण है। भाई ब्रेक समीकरण क्या है? एल लैम्डा 2 साइन थीटा, एल लैम्डा 2d साइन थीटा, ये आ गया इस साल। ब्रेक एक्वेशन तो भैया थ्योरी में ना आए तो भैया ऑब्जेक्टिव में आ गई, ऑब्जेक्टिव में ना आए तो थ्योरी में आ गई। ठीक है, ये साइकिल चलती रहती है, ये पक्का आ गई, इसलिए एक क्वेश्चन पक्का मेरी तरफ से। बी नंबर पर टिक लगाओ, एन लैम्डा बराबर 2d, ठीक है, साइन थीटा, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। ओके सर, लगा दिया। खुश होकर लगाओ यार, ऐसे नाराज मत हो, पढ़ते रहो। अब आज का लेक्चर बहुत लंबा होने वाला, आप पढ़ते रहो। ठीक है, अब बेटे पढ़ते रहो, लेक्चर लंबा होने वाला है आज का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, BEC कर दिया है मैंने, जबकि होना चाहिए था BCC, काय केंद्रित घनीय, यानी कि बॉडी सेंट्रल क्यूबिक लेटिस में इकाई कोष्टिका का कितना भाग रिक्त होता है? तो देखो संकुलन क्षमता जो होती है ना, किसकी? BCC की संकुलन क्षमता जो होती है वो 68% होती है। इतना भाग जो होता है वो परमाणु घेरे होते हैं, खाली स्थान कितना बचा? 32% बचा। 100 में से घटाओ 68%, तो कितना बचेगा? 32%। तो 2 क्वेश्चन मैंने यहीं करवा दिए इसके ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक चीज़ बेटा और है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान देना। सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सीजियम प्लस आयन के करीबी पड़ोसी होते हैं।
बेटा सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सीजियम प्लस आयन के करीबी पड़ोसी होते हैं। तो ध्यान देना, सीजियम क्लोराइड में सीजियम और क्लोरीन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 8 होती है। इसका मतलब है यहाँ पर 8Cl माइनस आयन जो होगा वो राइट होगा। ध्यान देना, सीजियम क्लोराइड अगर मिल जाए आपको तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 8 होती है Cl की, और यही अगर आपको NaCl मिल जाता ना, NaCl, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। ठीक है, कितनी होती है बेटे? 6 होती है। ठीक है, इतना बड़ा अंतर है सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में, दोनों की संरचना में अंतर होता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है इस क्वेश्चन का? राइट ऑप्शन है बी नंबर। ठीक है, इस पर टिक लगाओ। ओके सर, ओके। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में लेता हूँ। 2A 3B और C क्रिस्टल प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस का मान होगा। कौन सा होगा बेटा? ए नंबर होगा, 3 to 6। लाइन पे ध्यान देना, 2A 3B C क्रिस्टल प्लेन्स के लिए मिलर इंडिसेस का मान होगा, कितना होगा? 3 to 6 होता है। ठीक है, इसको ठीक से याद करो आप। ओके ओके सर, ओके। चलिए याद हो जाएगा, आगे बढ़ाता हूँ मैं चीज़ को। ओके 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 ओके। तो ए नंबर पे टिक लगा लिया। ठीक है भाई, टिक लगा गया ए नंबर पे। अब इसके बाद जो है ना, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये बताओ आप कि FCC लेटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। FCC लेटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है भैया 12 होता है। ठीक है, FCC लेटिस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 12 होता है। इसको ठीक से याद कर लो। ओके, ठीक है सर, 12 होता है। FCC लेटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ओके सर, हटाओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आ गया। सोडियम क्लोराइड में Na+ आयन की समन्वय संख्या है। सोडियम क्लोराइड में Na+ आयन की समन्वय संख्या है। तो मैंने क्या बताई तुम्हें? Na+ NaCl में, ठीक है, Na और Cl दोनों की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 6 होती है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन मिल गया आपको, 6 पे लगा दो। तो मैं कह नहीं रहा हूँ कि ये सॉलिड स्टेट चैप्टर बहुत ईजी है, जो भी क्वेश्चन आएगा आप 100% इसका आंसर दे दोगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है, पैरा एजोक्सी एनिसोल है। बहुत बढ़िया, ये हमेशा सॉलिड क्रिस्टल होता है। कौन सा होता है बेटे? C नंबर होता है ये सॉलिड क्रिस्टल। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, कौन सा है ये? सॉलिड क्रिस्टल। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। जरा लाइन पे ध्यान देना बेटे, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना, तो यानी कि सोडियम नहीं, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। तो सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना हमेशा होती है BCC, और NaCl की जो होती है ना, वो याद कर लो ठीक से, FCC होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं इस चीज़ को भी। तो यहाँ पे सीजियम क्रिस्टल की जो संरचना है वो कौन सी है? BCC है। ओके सर, ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन 13 है, रॉक सल्ट की संरचना में Cl की व्यवस्था होती है। रॉक सल्ट की संरचना में Cl की व्यवस्था होती है। तो रॉक सल्ट की संरचना में Cl की व्यवस्था होती है। यार ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आया है भाई, इन्हें तो दिमाग घुमा दिया भाई। संरचना में होती है BCC, रॉक सल्ट की संरचना में Cl की व्यवस्था होती है। ठीक है, FCC, आप FCC पे लगाओ क्योंकि नमक में FCC पाया जाता है। ओके ओके ओके, खोया हमारा यहाँ तक। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 14, सोट की दोष पाया जाता है। सोट की दोष किस में पाया जाता है? तो बेटे नमक में भी पाया जाता है, सीजियम क्लोराइड में भी पाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड में भी पाया जाता है। तो ये सभी पे टिक लगा दो आप। ठीक है, इन सब में सोट की दोष पाया जाता है। अच्छा, ये बताओ, क्वेश्चन 15 है हमारा, एक घन की कोर लंबाई 400 pm है, पिकोमीटर है। एक घन की कोर लंबाई 400 पिकोमीटर है। इसका विकर्ण होगा। लंबाई दे रखी है, विकर्ण आपको निकालना भाई। लंबाई दे रखी है और विकर्ण करना है, आपको फाइंड करना है। तो उसका C नंबर क्या होगा? इधर राइट है, 693 pm आएगा। ठीक है, मैंने टिक लगा रखा ऑलरेडी। अच्छा, फ्रेंकल दोष पाया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड में भी पाया जाता है, जिंक सल्फाइड में पाया जाता है और सिल्वर आयोडाइड में पाया जाता है। तो आप डायरेक्टली लगा दोगे D नंबर। तो फ्रेंकल दोष पाया जाता है ये सभी में फ्रेंकल दोष पाया जाता है, हमेशा याद करो। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन 17 है कि एक घनीय क्रिस्टलीय में सममिति के तत्व होते हैं। भैया 13 होते हैं। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनमें मैं क्या समझाऊं, क्योंकि थ्योरी आपकी पढ़ी भी होगी। देखो, ऐसा नहीं है कि यार एग्जामिनर यूनिवर्सिटी ने आपसे मना कर दिया कि थ्योरी मत पढ़ो, डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ो और देखाओ। ये तो आपकी इच्छा है, वरना पहले थ्योरी पढ़ो। अरे जब कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आप देना जाते हो तो पहले थ्योरी पढ़ते हो, तैयारी करते हो, उसके बाद ही तो देते हो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर जाके पेपर में, या डायरेक्टली ऐसी जगह बिना पढ़े जगह बैठ गए। तो ऐसी सेम कहानी इसमें आती है। लेकिन बच्चे आजकल समझ नहीं रहे हैं चीज़ को, थ्योरी पढ़ते नहीं है, डायरेक्टली मॉडल आया, कुछ ऑप्शन देख लिए और जाकर भैया पेपर में बैठ गए। ठीक है, ऐसा मैटर हो रहा है आजकल यूनिवर्सिटी में।
तो थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, इससे नॉलेज भी बढ़ेगी आपकी और हर एक टाइप का आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दोगे। तो 13 होती है, ध्यान देना इसमें, 13 पर टिक लगाओ। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 आ गया, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस हमेशा समदेशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस जिसे एमोर्फोस सॉलिड बोलते हैं या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, वो हमेशा विषमदेशिक होते हैं। तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ए नंबर है, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं समदेशिक। चलिए मैं आगे देखता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन 19 है, 8 प्रकार का संकुलन किसमें उपस्थित होता है? तो पहले बता दिया मैंने, सीजियम क्लोराइड में 8 प्रकार का क्या होता है, ठीक है, संकुलन उपस्थित होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 से पहुंचता हूं मैं। क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई है, क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई को आप क्या बोलते हो भैया? यूनिट सेल कहते हो। क्या बोलते हो आप? यूनिट सेल, ठीक है। ये तो क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हो आप? यूनिट सेल कहते हो, ठीक है। ठीक है, क्रिस्टल इकाई की सबसे, यानी कि क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई है कौन सी? इकाई कोशिका, यानी कि यूनिट सेल। ओके सर, तो इस पर टिक लगा दो आप, लगा दिया है आपने ए नंबर पर। आगे बढ़ाता हूँ मैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 है, ठोस के क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव है? ठोस के क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव हैं? ए नंबर पे 7 है, बी नंबर पे 14 है, 23 से 36 है। तो ठोस के क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव हैं? तो 14 प्रकार के, ठीक है। ओके, ब्रेवेस जालक होते हैं, ब्रेवेस जालक भी कितने होते हैं भाई? 14 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ाओ। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 22 में है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में फंसेगा, पूछता है ये क्वेश्चन, हर बार आता है ये कि ब्रेवे जालकों की संख्या होती है, कितनी होती है? 14 होती है, ठीक है। तो ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी आती है? 14 होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 होता है, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना में संख्या का मान है। षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना में संख्या का मान होता है भैया हमेशा कितना होता है? यहाँ पे 12 होता है, ठीक है। षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना में संख्या का मान, वही चतुष्फल की रिक्तियाँ होंगी, अष्टफल की रिक्तियाँ होंगी, कितनी होती हैं? 12 होती हैं। हटा, कांच है अक्रिस्टलीय ठोस, अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस या ये सभी? तो कांच जो होता है ना, जो कांच होता है वो सभी होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस भी होता है, कांच अतिशीतित द्रव भी होता है और कांच जो होता है वो यानी कि आभासी ठोस भी होता है। इसका मतलब है इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? डी नंबर है, ये सभी, ठीक है। चलिए मैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ता हूँ। अतिचालकता के क्रम, अतिचालकता के प्रक्रम की किसके द्वारा सर्वप्रथम खोज हुई? अतिचालकता के प्रक्रम की किसके द्वारा सर्वप्रथम खोज हुई? आइंस्टीन के द्वारा, सोडी के द्वारा, हुन तथा मिलिकन के द्वारा, कैमरलिंग ओन्स के द्वारा। तो राइट ऑप्शन है डी नंबर, अतिचालकता के प्रक्रम की किसके द्वारा सर्वप्रथम खोज हुई? तो आप बोलोगे कैमरलिंग ओन्स के द्वारा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ आप। ओके ओके सर, ओके, ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ा दो आप। अच्छा, क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन 25 पूरे हुए। यूनिट 6 आ गई, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर। यूनिट ये भी बड़ी अजीबोगरीब है। यूनिट 6 है हमारी, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर। अभी 3 यूनिट और रह गई हैं, घबराओ मत, डरो मत, ज़्यादा लंबी वीडियो ना होने वाली, आराम से कवर कर लोगे। इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर। ओके सर, क्वेश्चन फर्स्ट है, प्राकृतिक बहुलक का बहु विक्षेपण सूचकांक है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, PDI बोलते हैं इसको हम। कितना है प्राकृतिक बहुलक के लिए? कितना दिया गया भैया? 0 या 0 से कम दिया गया, 1 दिया गया या 1 से अधिक दिया गया? तो भैया राइट ऑप्शन सी नंबर है, आप टिक लगाओ गुरुजी सी नंबर पे। अच्छा, क्वेश्चन 2 है, बहुलक होता है हमेशा उच्च अणुभार वाला यौगिक। बिना सोचे समझे डायरेक्टली आप ए नंबर पे टिक लगा दो। बहुलक क्या है? बहुलक जो होता है वो उच्च अणुभार वाला कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। ओके ओके, हटाओ जरा इसको। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आ गया है, ताप सुनम्य या थर्मोप्लास्टिक है, यानी कि थर्मोप्लास्टिक बहुलक होते हैं। ए नंबर है रेखीय बहुलक, बी नंबर है अत्यधिक तिर्यक जोड़ बहुलक, सी नंबर है ए तथा बी दोनों क्रिस्टलीय। तो यार इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर होता है। ताप थर्मोप्लास्टिक बहुलक जितने भी होते हैं वो सब लीनियर पॉलीमर होते हैं, हमेशा याद करो ठीक से। ओके सर, ठीक है। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन लगा लो, कौन सा राइट ऑप्शन है भाई इसका? ए नंबर। चलिए अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिलिकॉन्स का उपयोग किया जाता है, जल्दी बताओ फास्टली। सिलिकॉन्स का उपयोग किया जाता है विद्युत मोटर तथा अन्य विद्युत यंत्रों में, विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में। बी नंबर है वैसलीन की तरह ग्रीस बनाने में, और सी नंबर है वाटर प्रूफ कपड़े तथा कागज़ बनाने में, या उपयुक्त सभी। भैया सिलिकॉन्स का यूज़ हर जगह होता है, यानी कि डी नंबर में, ठीक है। आप डी नंबर टिक लगाओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, सिलिकॉन ऑक्सीजन बंध की बंद ऊर्जा होती है 37 किलो जूल पर मोल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में फंसते हैं, दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन भी हैं और क्वेश्चन छोटे भी हों, तभी तो बोलते हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ इन क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो है डी नंबर, ठीक है, 502 किलो जूल पर मोल पर आप टिक लगाएं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अकार्बनिक रबड़ है भैया, अकार्बनिक रबड़ किसे कहते हो आप? फास्फोजींस को आप अकार्बनिक रबड़ कहते हो। ए नंबर है सिलिकॉन तरल, बी नंबर है पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, सी नंबर है सिलिकॉन ग्रीस और डी नंबर है सिलिकॉन रेजिन। तो यहाँ पर जो अकार्बनिक रबड़ है उसका वह है हमारे पास बी, पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, ठीक है, पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। ओके सर, ओके ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सिलिकॉन्स होते हैं एल्किल सिलिकेट, बी नंबर है कार्ब सिलिकॉन बहुलक, सी नंबर है हेलोसिलेन और डी नंबर है सिलिकॉन तत्व। तो देखो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो सिलिकॉन तत्व होता है, ठीक है। तो सिलिकॉन जो होते हैं वो सिलिकॉन तत्व होते हैं, ठीक है। ओके आगे बढ़ाता हूँ मैं। या कार्ब सिलिकॉन बहुलक होते हैं, इन दोनों में से यार कौन सा ऑप्शन सही है? चलो सिलिकॉन तत्व भी लगा लो, आप देख लेना एक बार, चेक कर लेना कि कौन सा राइट ऑप्शन है। फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है, फास्फोरिकम फास्फोजींस, तो इसका राइट ऑप्शन है फास्फोजींस, ठीक है। तो फास्फोजींस बी नंबर पर टिक लगाओ कि फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है फास्फोजींस, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 8, क्वेश्चन नंबर 7 था भाई, 8 2 बार लिखा गया यार। अच्छा ये बताओ, चलो कोई बात ना, सिलिकॉन्स निम्न में से किसके बहुलक हैं? भाई सिलिकॉन्स निम्न में से किसके बहुलक हैं? सिलिकॉन के, कार्बन के, नाइट्रोजन के? नाइट्रोजन होता नहीं है। सिलिकॉन बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन नहीं होता। तो सिलिकॉन कार्बन ऑक्सीजन होता, तो सिलिकॉन कार्बन क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन होता, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 है, अकार्बनिक रबड़ किसे कहते हो? फास्फोजींस को हम अकार्बनिक रबड़ कहते हैं, जैसे आप बोलते हो फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। इस फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का नाम होता है फॉस्फाजींस, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, फॉस्फाजींस भी बोलते हैं इसको, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड को हम, ठीक है। ओके सर बोल दिया। तो अकार्बनिक रबड़ किसे कहते हैं? सी नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आगा पेपर में फंसेगा पक्का, इसे कोई रोक नहीं सकता, आप भी नहीं रोक सकते, देख लेना पेपर में फंसवा मिलेगा क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड की प्रकृति होती है। फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड की प्रकृति होती है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, उभयधर्मी। अच्छा जब आप पहली बार इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपको एक ऑप्शन चुनने मिलेगा अम्लीय का, तो आपको लगेगा अम्लीय, लेकिन नहीं होता, क्या होता है? क्षारीय। तो ये धोखा दे दिया इस क्वेश्चन ने हमें, ए बी पे लगाओ क्षारीय नंबर, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में फंसेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में फंसेगा, कोई रोक नहीं सकता, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में फंसेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो NpX2 का होल एन, CpX2 का होल एन और NSX2 का होल एन, और डी नंबर है इसका PSX2 का होल एन। तो ये जो होता है भैया फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड होते हैं, तो फास्फोरस भी होना चाहिए, नाइट्रोजन भी होना चाहिए और क्लोरीन वगैरह यानी कि हेलोजन भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो ए नंबर पर टिक लगा दो, ठीक है, ए नंबर राइट ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन 12 है, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइडों की मूल इकाई होती है। देखो मैंने लगा रखा पहले ही लाल रेड कलर में, NPCl, NPCl2, NPCl3, NP2Cl। वैसे NPCl3 भी गलत ना है, पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? ये वाला बी नंबर, NPCl2 होती है मूल इकाई। अच्छा फास्फम का अणुसूत्र आगा पेपर में, ये पक्का फास्फम का अणुसूत्र होता है, ये पक्का फंसेगा पेपर में, से कोई रोक नहीं सकता भाई। तो फास्फम का अणुसूत्र होता है, सी नंबर पर टिक लगाओ, N3P3NH3 का NH का होल थ्राइस। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन संश्लेषित बहुलक नहीं है? तो भैया आइसोप्रीन जो होता है ना वो संश्लेषित बहुलक नहीं होता, क्योंकि आइसोप्रीन से रबड़ बनाई जाती है। तो यहाँ पे ए नंबर लगा दे रहा हूँ, पॉली आइसोप्रीन, ठीक है। निम्न में से कौन संश्लेषित बहुलक नहीं है? तो पॉली आइसोप्रीन, पॉलीब्यूटाडाइन, पॉलीथीन टेरिथेलेट, पॉलीथीन। तो पॉली आइसोप्रीन जो है वो एक प्राकृतिक बहुलक है, संश्लेषित बहुलक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं। ये तो भैया संश्लेषित, ये तो सिंथेटिक पॉलीमर है जो कि आप लोग पुनः बनाया है। PVC क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए एकलक है, तो इसके लिए होता है तुम्हारे पास क्लोरोएथीन, ठीक है। सी नंबर पे टिक लगा दो, क्लोरोएथीन इज अ राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 है, नाइलॉन 66 के संघनन से बनता है। नाइलॉन 66 संघनन से बनता है एडिपिक अम्ल और प्लस हेक्सामेथिलीन यानी कि हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। तो जब इन दोनों को आप मिलाते हो तो जाके हमारा नाइलॉन 66 बन के तैयार होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्रेप्टम यानी कि क्रेप्रोलेक्टम के संघनन से प्राप्त होता है, हमेशा नाइलॉन 6 बनता है, ठीक है। क्रेप्रोलेक्टम के संघनन से प्राप्त होता है नाइलॉन 6। ओके सर, ओके।
क्वेश्चन नंबर 18 है प्राकृतिक बहुलकों के लिए पीडीआई का मान होता है। यार ये तो अगर पीडीआई वगैरह के मान हो समझ जाना कि सी का मान कितना होगा, यानी कि पीडीआई का मान कितना होगा एक। ये पहला क्वेश्चन मैंने वही करवाया सेम टू सेम। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 है नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर कौन सा होता है? स्टार्च, सेलुलोज, रबड़, नाइलॉन 6। तो बेटा नेचुरल फाइबर कौन सा होता है जल्दी बताओ। नेचुरल फाइबर जो होता है वो बी नंबर है सेलुलोज। ठीक है, बहुत सी चीज़ें इससे बन के आती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है नाइलॉन 6 में रेखीय श्रृंखलाओं के बीच, ठीक है, यानी कि अंतरकरणीय बल है। तो भैया हमेशा एक ही बॉन्ड पे ध्यान देना, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चलिए मैं आगे देखता हूँ। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 22 है ब्यूनाएस। तो ब्यूनाएस हमेशा संश्लेषित बहुलक होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ए नंबर पे टिक, बी नंबर पे टिक लगा दें क्वेश्चन 22 का कि प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक, सल्फर बहुलक, टेट्रा फ्लोरो इथीन। तो ब्यूनाएस क्या है? संश्लेषित बहुलक होता है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है जालक युक्त बहुलक का उदाहरण है। जालक युक्त बहुलक का उदाहरण है हीरा, एपोक्सी बेरेजीन और वल्केनाइज्ड रबड़, ये सभी। तो वल्केनाइज्ड रबड़ सबके सब क्या है? ये जालक युक्त बहुलक होते हैं। तो इसका मतलब है ये सभी। हीरा भी तो जालक युक्त होता है भैया, ये सभी। चलो आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम संश्लेषित रबड़ है? न्यूप्रीन जो है वो प्रथम संश्लेषित रबड़ है। ठीक है, ए नंबर पर टिक लगाओ। हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट? नहीं। ओके सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 आ गया हमारा, प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसके बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ जो होती है वो, प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, एथिलीन ग्लाइकोल का, ब्यूटागाइन का, एक्राइलो नाइट्राइल का। तो बेटा ये होती है हमेशा आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ जो होती है ना वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। भैया 25 मैंने क्वेश्चन लिए हैं यूनिट 7 के भी, और देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो यूनिट 6 तक हम कवर कर चुके हैं और यूनिट 7 है। और पेपर आपका MJPRU वालों का 15 को है, और बाकी का पेपर मुझे पता नहीं कब को है, दूसरी यूनिवर्सिटी का, जहाँ का भी जिसका हो। ये क्वेश्चन देख के जाना, पढ़ के जाना, समझ के जाना, पेपर इन्हीं क्वेश्चन से फंसेगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 है काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है, देखते हैं। यूनिट 7 है, क्वेश्चन फर्स्ट है बहुलकों में बृहत अणु होते हैं। बहुलकों में बृहत अणु होते हैं। ए नंबर है लगभग 2000 से 19,000 तक, बी नंबर है लगभग 2000 से 2050 तक, और सी नंबर है लगभग 35,000 से 3,50,000 तक। ज्ञात नहीं है, तो इसका बी नंबर कैसा राइट है? 2000 से और 2050 तक। बहुलकों में बृहत अणु होते हैं लगभग 2000 से 2050 तक। ठीक है, यही क्या है इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसके बहुलक हैं? प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसके बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? तो मैंने बता दिया आपको किसका बेटा, ए नंबर आइसोप्रीन का है। इसमें सोचने समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन 3 है निम्न में से कौन सा फाइबर पॉलीएमाइड का बना है? तो भैया नाइलॉन जो होता है वो हमेशा एमाइड का बना होता है। एमाइड बॉन्ड पाया जाता है नाइलॉन में। भाई निम्न में से कौन सा फाइबर पॉलीएमाइड का बना है? तो आप बोलोगे नाइलॉन, डेक्रोन, नाइलॉन, ओरलोन, रियोन। तो ये नाइलॉन का बना होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन ताप दृढ़ बहु प्लास्टिक है? ताप दृढ़ तो वो हमेशा बेटा बेकेलाइट होती है। ताप दृढ़ जो होते हैं ना उनको आपने एक बार पिघला दिया तो दोबारा आकार में नहीं बदल सकते, वो चूर चूर हो जाते हैं। ठीक है, टूट जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सी नंबर पर टिक लगा दो, राइट ऑप्शन है बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 5 है नाइलॉन 6 में अंतर आणविक बल होंगे। वंडरवाल बल, द्विध्रुव अंतराकर्षण बल, हाइड्रोजन बल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने क्या बताया था? हाइड्रोजन बॉन्ड पर टिक लगा दो बेझिझक। ओके, नाइलॉन रेसे बनाने वाले निम्न का वर्ग नियम है। नाइलॉन रेसे बनाने वाले निम्न का वर्ग नियम है। पॉलीएस्टर का, पॉलीमेरिक एमाइड का, पॉलीस्टाइरीन का, पॉलीएथिलीन का। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा इसका? बी नंबर है पॉलीमेरिक एमाइड का। ठीक है, चलिए निम्न में कौन पद वृद्धि बहुलक है? पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पॉली आइसोप्रीन, पॉलीथीन या नाइलॉन। तो राइट ऑप्शन है नाइलॉन। ठीक है, ओके सर, ओके। अच्छा क्वेश्चन 8 है वल्कनीकरण क्रिया में रबड़ को किसके साथ गर्म किया जाता है? तो वल्कनीकरण क्रिया में रबड़ को हमेशा सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। वही क्या करती है? क्रॉस बॉन्डिंग बनाती है और रबड़ को थोड़ा हार्ड करती है और यूज़ करने लायक बना देती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी पर टिक, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन लगाओ सी पर, राइट ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है मुक्त मूलक बहुलीकरण उदाहरण है हमेशा योगात्मक बहुलीकरण का बेझिझक।
तो संघनन बहुलीकरण का, सामान्य बहुलीकरण का, या योगात्मक बहुलीकरण का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेटा योगात्मक बहुलीकरण का एक एग्जाम्पल है मुक्तमूलक बहुलीकरण। ठीक है, चलिए SBR है भैया प्राकृतिक संश्लेषित रबड़ है। SBR क्या है? संश्लेषित फाइबर, प्राकृतिक फाइबर, संश्लेषित रबड़, प्राकृतिक रबड़। तो सिंपल सी बात है, सी नंबर इज राइट ऑप्शन है इसका। तो आप सी नंबर पर टिक लगा लें, प्राकृतिक रबड़। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, बहु परीक्षण पारीता इंडेक्स होता है, कितना होता है? MW गुणा MN, MW प्लस MN, MW अपॉन MN। तो उसका सी नंबर जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, सी नंबर पे टिक लगाएं, डी नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, PDI का पूर्ण रूप होता है, PDI की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी बताओ PDI की फुल फॉर्म। तो पोप, ये जो सी नंबर है ना, यही इसका राइट ऑप्शन है। मैंने ब्लू से क्लिक कर रखा, पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, या डी नंबर पे लगा लो पॉपुलर डिस्टेंस इंडेक्स। तो इसका सी नंबर राइट है, पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 13 है, बेकेलाइट निम्न में से किसके संघनन बहुलक है? और वेकेलाइट हमेशा यूरिया और फार्मेल्डिहाइड से मिलकर बनता है यार। हाँ, यह है तो सी नंबर, यूरिया एंड फार्मेल्डिहाइड। ओ, यूरिया एंड फिनोल। हाँ सही है, फार्मेल्डिहाइड और फिनोल। ठीक है ठीक है, गलत हो गया, इसमें सी नंबर लगाओ, फार्मेल्डिहाइड और फिनोल से मिलकर बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, जिगलर नाटा उत्प्रेरक निम्न में कौन है? तो यार ट्राई एथिल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं? जिगलर नाटा कैटेलाइज कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी नंबर इधर राइट है। ठीक है, ट्राई एथिल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिश्रण। ओके सर, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 15 है, जिगलर नाटा बहुलीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, जल्दी बताओ। तो मैंने बता दिया, ट्राई एथिल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो ए नंबर पे टिक लगा दो, यही है ना? हाँ, ए नंबर पे टिक लगाओ, यही वाला है। ठीक है, ओके सर, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक हमेशा रेखीय पॉलीमर होते हैं। ठीक है, ए नंबर पे टिक लगा दो, लीनियर पॉलीमर होते हैं। क्वेश्चन 17 है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। तो भैया उदाहरण नहीं है, वही पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, पॉलीथीन एंड वेकेलाइट। वेकेलाइट इज अ राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 18 है, प्राकृतिक रबड़ मूलतः बहुलक है। ये तो कई बार आ गया है। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ मूलतः बहुलक है आइसोप्रीन का। ठीक है, आइसोप्रीन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। लेगजान का प्रयोग किया जाता है, लेगजान का प्रयोग फुटबॉल बनाने में, हेलमेट बनाने में, मोटरसाइकिल हेलमेट बनाने में, ये सभी बनाने में। ये पेपर में आगा बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। संघनन बहुलक या वृद्धि बहुलक का विस्तृत अध्ययन किया कार्ल जिगलर ने, जी नाटा ने, वालेस कारूथर्स ने और जे फेलोरी ने। तो किसने करा भैया? इसका राइट ऑप्शन है सी नंबर, वालेस कारूथर्स ने। ओके, क्वेश्चन 21 है, योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया का उत्पाद है। योगात्मक बहुलीकरण का अभिक्रिया का उत्पाद है PVC, नाइलॉन, टेरिलीन, पॉलीएमाइड। PVC जो होती है ना, वो योगात्मक बहुलीकरण क्रिया द्वारा बनाया जाता है। ओके, ब्यूना एस किसका उदाहरण है? संश्लेषित रबड़ का। ठीक है, ब्यूना एस क्या है? एक संश्लेषित रबड़ होती है। क्वेश्चन 23 है, निम्न में से कौन वृहत अणु नहीं है? निम्न में से कौन वृहत अणु नहीं है? स्टार्च, DNA, इंसुलिन, पामीटेट। पामीटेट ने जो है ना, पामीटेट ये वाला ये जो है एक वृहत अणु नहीं। आप इस पर टिक लगा लो। ठीक है, ओके सर, ओके। चलिए क्वेश्चन 23, क्वेश्चन 25, 24 में देखता हूँ मैं। संघनन बहुलक का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? पॉलीथीन, PVC, ऑर्लोन एंड टेरिलीन। तो बेटे टेरिलीन जो है ना, टेरिलीन जो होता है वो संघनन बहुलक का एग्जाम्पल होता है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक बनाने में कौन सी धातु यूज़ होती है? तो भैया एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम। कहीं है इसमें एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम? हाँ, ये वाली है, ये टाइटेनियम। देखो इसमें TI थोड़ी दूर बन गया है, ध्यान देना, टाइटेनियम एंड एल्युमिनियम। चलिए क्वेश्चन 25 पूरे हो गए, यूनिट आ गई 8, सिंथेसिस डाई। अब ये सिंथेसिस डाई भी आपको परेशान करने वाली है, यानी कि कृत्रिम रबड़ बोलते हैं इसको, वो कृत्रिम डाई बोलते हैं इसको भैया, या कृत्रिम रंजक बोल दो आप। ठीक है, तो ये यूनिट भी आपको थोड़ा परेशान करेगी, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रंजक है? भैया प्राकृतिक रंजक जो है वो नील है। ठीक है, नील क्या होता है? एक प्राकृतिक रंजक होता है। पहले ज़माने में लोग पता नहीं कैसे कैसे पेड़ों के पत्तों से, ठीक है, मुकैया से, पता नहीं कहाँ कहाँ से कलर वो प्राप्त करते थे। ठीक है, ओके। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रंजन है? तो फिनोल्फेथलीन बनाया हुआ, एल्जरीन, मेथिल ऑरेंज, नील। नील इसका राइट ऑप्शन है, आप बी पे टिक लगा दो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पर, पाई इलेक्ट्रॉनों को, और विस्थानित पाई इलेक्ट्रॉनों को या एन इलेक्ट्रॉनों को। तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मैंने इसमें जो है राइट ऑप्शन लगा रखा है, बी नंबर पे लगाओ पाई इलेक्ट्रॉनों। ठीक है, ओके सर, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 3 है, कांगो रेड है। ए नंबर नाइट्रो रंजक का, बी नंबर नाइट्रोसो रंजक का, सी नंबर एजो रंजक का, एंड डी नंबर ट्राई एरिल मेथेन रंजक का। तो कांगो रेड हमेशा क्या होता है, एक एजो रंजक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है, निम्न में से किसका प्रयोग रंजक की भांति नहीं होता, मैथिल ऑरेंज का। कंगो रेड, एलिजेरिन, इंडिको, मैथिल ऑरेंज। तो मैथिल ऑरेंज का जो यूज़ होता है वो रंजक की भांति यूज़ नहीं होता, ये इंडिकेटर होता है। ठीक है। फिनोल फैथेलिन किस, यानी कि इंडिकेटर होता है, मैथिल ऑरेंज बताता है कि अम्ल और क्षार की पहचान बताता है। ये फिनोल फैथेलिन किस समूह का रंजक है, फिनोल फैथेलिन एजो रंजक है, एंथ्राक्विनोन रंजक है, ट्राई एरिल मेथेन है, कार्बोजोल रंजक है। तो ये बेटे ट्राई एरिल मेथेन समूह का जो है ना रंजक है। अच्छा, फिनोल फैथेलिन भी इंडिकेटर होता है यार, लेकिन रंजक रंग भी सकता है, इसके द्वारा रंग भी प्रदान हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंजक प्रत्यक्ष रंजक है, एलिजरीन। यार इसका नाम बहुत आया हुआ है, एलिजरीन पर कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रंजक प्रत्यक्ष रंजक है, एलिजरीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बेट रंजक है। तो बेट रंजक जो होता है वो इंडिगो होता है। तो इंडिगो क्या है, एक बेट रंजक होता है। बी नंबर पर आप क्लिक करें। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग बंधक रंजक है, मेलेकाइट ग्रीन, फिनोल फैथेलिन, एलिजरीन या एंथ्राक्विनोन। तो भैया बंधक रंजक, ठीक है, और प्रत्यक्ष रंजक, ये दोनों के दोनों कौन से होते हैं, एलिजरीन होता है, और एजो रंजक होता है कांगो रेड। एलिजरीन जो है वो बंधक रंजक भी है और प्रत्यक्ष रंजक भी है। चलिए मैं आगे देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, बूट पॉलिश बनाने में प्रयुक्त होती है, बिस्मार्क ब्राउन ए नंबर, बी नंबर मेलेकाइट ग्रीन, सी नंबर पैरोजेनिलीन, डी नंबर है इयोसिन। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन ए नंबर है बिस्मार्क डाउन। ठीक है, बिस्मार्क डाउन। क्वेश्चन 10 है, ट्राइफेनिल मेथेन रंजक है। ए नंबर है एलिजरीन, बी नंबर है मैथिल ऑरेंज, सी नंबर है मोल्टियल येलो, डी नंबर है मेलेकाइट ग्रीन। तो क्वेश्चन क्या है, ट्राइफेनिल मेथेन रंजक है, कौन सा है, डी नंबर लगाओ मेलेकाइट ग्रीन। ठीक है, इसका डी नंबर लगाओ मेलेकाइट ग्रीन, राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 11 है, थैलिन रंजक है। ए नंबर है फिनोल फैथेलिन, बी थैलिन रंजक हमेशा फिनोल फैथेलिन होता है क्योंकि ये थैलिक एनहाइड्राइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, थैलिन रंजक है, फिनोल फैथेलिन, मैथिल ऑरेंज, माल्टियन येलो या मेलेकाइट ग्रीन। तो राइट ऑप्शन लगाओ ए नंबर। ठीक है, ओके सर, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सोक्रोम नहीं है। देखो एक तो होता है क्रोमोफोर, एक होता है ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर जो होता है वो रंग प्रदान करता है और ऑक्सोक्रोम जो होता है वो रंग को गहरा करता है। तो जो ये नाइट्रो समूह आप दिखाई दे रहे हो ना, ये वाला नाइट्रो समूह, ये जो है ना वो एक क्रोमोफोर होता है, रंग प्रदान करने वाला होता है, रंग को बढ़ाने वाला नहीं होता ये। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सोक्रोम नहीं है, तो नाइट्रो ऑक्सोक्रोम नहीं है, बाकी सबके सब ऑक्सोक्रोम है। अच्छा, इसमें बोला कि निम्नलिखित में से कौन क्रोमोफोर है। देखो NH2COOH और SO3 ये सब ऑक्सोक्रोम है, पर ये जो NO तुम देख रहे हो ना, ये वाला NO, यही हमारा राइट ऑप्शन है, यही क्या क्रोमोफोर है। क्वेश्चन 14 हमारा आ गया, 13 भी हो गया, 14 भी हो गया, 14 होने वाला। निम्न में से कौन एजो रंजक है। एजो रंजक ऑरेंज फर्स्ट, मेलेकाइट ग्रीन, इंडिको, एलिजरीन। तो बेटे एजो रंजक कांगो रेड भी होता है और ऑरेंज फर्स्ट भी होता है। ठीक है, चलिए अम्लीय रंजक है कांगो रेड, राइट ऑप्शन कांगो रेड पे लगाओ, अम्लीय रंजक है। क्वेश्चन 16 आ गया, एल्जरीन है एक एजो रंजक, ट्राइफेनिल मेथिल रंजक, एंथ्राक्विनोन रंजक या थैलिक रंजक। थैलिक रंजक जो है वो फिनोल फैथेलिन होता है, बट जो ये एल्जरीन होता है ये होता है तुम्हारे पास सी नंबर एंथ्राक्विनोन रंजक। ठीक है, चलिए आगे देखता हूँ। क्वेश्चन 17 है, क्षारीय रंजक का उदाहरण है। क्षारीय रंजक का उदाहरण है, ए नंबर कांगो रेड, नेफ्थोल येलो एस, सी नंबर है क्रिस्टल वैंगनी और डी नंबर है नेफ्थोल येलो। तो क्रिस्टल वैंगनी जो है, क्रिस्टल वैंगनी पे टिक लगा दो भाई आप। क्षारीय रंजक का उदाहरण है क्रिस्टल वैंगनी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेट रंजक का उदाहरण है, मैंने बता दिया शुरू में, इंडिको। इंडिको क्या है बेटा, एक बेट रंजक होता है, सी नंबर पर टिक लगाओ। ठीक है, ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन 19 है, इंडिको है ए नंबर एक बेट रंजक है, ट्राइफेनिल मीथेन रंग है, या सी नंबर एजो रंग है, या फिर मोरडेंट रंग है। तो मैंने क्या बताया, फिर से यही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया, बेट रंजक होता है। ठीक है, ओके। निम्न में कौन बड़ मूलक है,
रंग प्रदान करने वाला मूलक कौन सा है? तो भैया राइट ऑप्शन है हमारा कौन सा, NO2। ठीक है, यही क्या है हमारा क्रोमोफोर है जो आपको रंग प्रदान करता है। अच्छा क्वेश्चन 21 है, किस रंग का उपयोग ब्रेचक के रूप में किया जाता है? बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन बड़ा दमदार है। किस रंग का उपयोग ब्रेचक के रूप में किया जाता है? यार ये जो तुम देख रहे हो ना एलिजरीन, ठीक है, एलिजरीन यही क्या है, इसका ही उपयोग ब्रेचक के रूप में करते हैं हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मेजेंडा का प्रयोग बनाने में होता है टोलन अभिकर्मक, सिफ अभिकर्मक, फिनोल्फेथेलिन या इंडिगो? तो मेजेंडा का जो यूज़ होता है वो सिफ अभिकर्मक बनाने में होता है, ये वाला बी नंबर पर टिक लगाओ, सिफ अभिकर्मक। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 23 है, एलिजरीन निम्न में से किस धनायन के साथ कपड़े को लाल रंग प्रदान करता है? एलिजरीन निम्न में से किस धनायन के साथ कपड़े को लाल रंग देता है? तो वो होगा हमारा एल्युमिनियम। ठीक है, सी नंबर पर टिक लगा दो आप। ओके। क्वेश्चन 24 है, मॉल्टेन रंजक के प्रयोग में किसकी आवश्यकता पड़ती है? अम्ल, धातु आयन, फिनोल या बेंजीन की? तो धातु आयन की। मॉल्टेन रंजक के प्रयोग में किसकी आवश्यकता पड़ती है? धातु आयन की। ओके सर। क्वेश्चन 22 है, किसी भी पदार्थ में रंग दिखाई देने का कारण है स्पेक्ट्रल रंग का अवशोषण, स्पेक्ट्रल रंग का संगठन, रंग अणु के इलेक्ट्रॉन यूवी प्रकाश किरणों के साथ क्रिया करते हैं, ये सभी। तो राइट ऑप्शन है स्पेक्ट्रल रंग का अवशोषण। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन, ठीक है, 25 पूरे हो गए इस यूनिट के। तो हमने क्या देख लिया इस यूनिट में, यानी कि पहली यूनिट से और लास्ट यूनिट तक 8 यूनिट तक हमने बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के सारे मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लिए। अब आपकी बारी है, आप इन क्वेश्चन को किस तरह से समझते हो, किस तरह से याद करते हो और किस तरह से पेपर में इनके आंसर यानी कि ऑप्शन देकर आते हो। ठीक है, तो यही वो क्वेश्चन है जो इस साल पेपर में आएंगे। अच्छे से तैयारी करना और इन क्वेश्चन को मत छोड़ना, पढ़ के जाना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।